Welcome to the class after examination. कुछ बातें करनी है 3-4। इस बार इस दौरान बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले तो ये बताइए कि आप लोगों की परीक्षाएं कैसे हुई हैं? किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई? एक क्वेश्चन मिसप्रिंट था परमिटिविटी वाला, तो उसका नंबर मिलेगा। और उसको छोड़ के किसी प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई दिक्कत? चलिए माइक अपना ऑन करिए, कैमरा भी ऑन करिए, माइक और कैमरा दोनों ऑन करिए और बताइए। क्योंकि क्लास में जब कैमरा ऑन करेंगे तभी आपकी तन्मयता मुझे पता चलेगी कि आप कितनी सीरियसनेस से आप लोग पढ़ रहे हैं। हाँ तो बताइए, कोई भी पेपर कैसा हुआ? सर अच्छा गया। अच्छा हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। आकृति पांडे, आपका पेपर कैसा हुआ? खुशी, सर हाँ अच्छा बोलिए। हुआ। ठीक है। रिया शुक्ला, आपका पेपर? ठीक। आद्रिका सिंह, आपका पेपर? हिमांशी सिंह, आपका पेपर? अच्छा हुआ। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने असाइनमेंट चेक करा लिया? जिन्होंने नहीं चेक कराया वो जल्दी से चेक करा लें। हाँ, जो पहली इंपॉर्टेंट सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि जरूर इससे पहले टीचरों ने चर्चा की होगी। पहली सूचना ये है कि सीबीएसई ने इस बार बोर्ड परीक्षाओं में परिवर्तन कर दिया है। क्योंकि कोविड पेंडेमिक है, इन्होंने पूरे सेशन को 2 टर्म में बांटा है, टर्म 1 और टर्म 2। जो टर्म 1 है उसमें आपका 50% कोर्स आएगा और टर्म 2 में बचा हुआ 50% कोर्स आएगा। टर्म 1 के पेपर में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू टाइप के, और साथ ही साथ असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपके 11th में आते थे। ये जो है 90 मिनट का पेपर होगा। पेपर आपका बोर्ड ही भेजेगा। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि सेंटर जाएगा कि नहीं जाएगा। दूसरी चीज ये है कि कोर्स 50% अगर बट रहा है तो एनसीईआरटी 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। 50% माना जाए तो 7वां चैप्टर आपका अल्टरनेटिंग करंट का है। क्योंकि लास्ट चैप्टर एनसीईआरटी का पहले से हटा हुआ है। सेकंड पार्ट में जो लास्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम, वो पहले से हटा हुआ है। तो उसे हटा के मान रहे 7 चैप्टर आएंगे। 7 चैप्टर मतलब अल्टरनेटिंग करंट का। तो एसी, ये पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज है, दूसरा चैप्टर कैपेसिटेंस है, तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, चौथा चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, पांचवा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, छठवां चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सातवां चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। एमसीक्यू ही आना है पहले टर्म में, ये तय है। तो एमसीक्यू जब आएगा तब जो है क्या पढ़ना है पहले वो बता दें, फिर क्या नहीं पढ़ना है वो बता दें। एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, तो एनसीईआरटी में जितनी हेडिंग दी हुई है, जितने कंसेप्ट हैं, वो सब आप बड़ी ध्यान से पढ़िए। जितने भी आपके कंसेप्ट हैं एनसीईआरटी के, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। और दूसरी चीज ये है कि लाइन वाइज लाइन पढ़िए, कॉन्सेप्ट को कहीं नोट करते चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। दूसरी चीज है, जो
आपके वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो भी एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसलिए वन लाइन वाले क्वेश्चन भी याद करिए। और जो जो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल हैं वो करिए, लेकिन एक्सरसाइज में एडिशनल क्वेश्चन मत करिए। एडिशनल क्वेश्चन जो कि बड़े हो जाते हैं उनको एमसीक्यू में सहेज पाना पॉसिबल नहीं है, तो एडिशनल आप मत करिए। न्यूमेरिकल आएंगे, फिर से मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड आएंगे। जैसे आपको हर चैप्टर में कितने फार्मूले हैं, फार्मूले याद होने चाहिए, और उन फार्मूलों पर जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यही चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, पहला फार्मूला है I बराबर Q बाई टी, इस पर आपका आएगा। दूसरा है I बराबर NEAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्वेश्चन, मोबिलिटी पे क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पावर पे, वेट स्टोन पे छोटे मोटे क्वेश्चन। और क्वेश्चन का बस क्वेश्चन है का फार्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए, 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो भी उसमें से सही है उसको लगाइए। तो इस तरह से प्रॉब्लम करिए। अब पैटर्न बदला है तो पढ़ाई का तरीका भी बदल दीजिए। अब वो लॉन्ग क्वेश्चन करने की अभी जरूरत नहीं, जब टर्म 2 शुरू होगा तो बताएंगे कैसे क्लासेस करनी है। अभी जो करना है वो है कि हर कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, एक्सरसाइज पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ना है, लेकिन एडिशनल नहीं पढ़ना है। वेरी क्लियर। और जो भी आपके पास साइड बुक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बैंक होना चाहिए जिससे आप पढ़ें और करें। तो जैसे फर्स्ट मंथली जो हुआ था वो पेपर आपको सेव रखना चाहिए था, स्क्रीनशॉट खींचने के लिए कहा गया था। ये जिनके माइक ऑन है वो बंद कर लें। संचिता त्रिपाठी आपका माइक ऑन है, बंद करें, क्योंकि बातें ये होती ना, कोई भी माइक ऑन रहा तो फिर इको हो जाता है। तो पहला जो अभी पेपर हुआ है उसको स्क्रीनशॉट रख के सुरक्षित कीजिए, उस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे कॉन्सेप्ट पे बने हुए। तो ये रही। दूसरी बात ये है, जो और इम्पोर्टेंट बात है, कि सीबीएसई ने अब ये अलाउ कर दिया है कि जो ऑनलाइन क्लास की अटेंडेंस है वो मानी जाएगी। जरा ध्यान से सुनिए ये चीज, कल प्रिंसिपल मैडम ने आप लोगों के ग्रुप पर भी भेजा था एक, उसे आपको पढ़ना चाहिए था। ऑनलाइन क्लासों की अटेंडेंस होगी और उसी के बेस पर आपको आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा जिसमें प्रैक्टिकल के मार्क को इंक्लूड किया जाएगा। आपको पता ही है कि 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है, उस प्रैक्टिकल के मार्क में अटेंडेंस को भी वेटेज मिल जाएगा। देखने में ही आता है कि कई सारे बच्चे जो हैं वो क्लास करते ही नहीं हैं। तो ये सूचनाएं थी, इस पे ध्यान दीजिए और उसको पढ़िए। अब एनसीईआरटी खोलिए, पहला क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि थ्योरी तो कंप्लीट हो गई थी पेपरों से पहले। पहला क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। अस्मिता त्रिपाठी आप हैं क्लास में जुड़ी हुई? यस सर। तो पढ़िए जरा पहला क्वेश्चन 3.1। सर फर्स्ट टर्म ऑनलाइन भी हो सकता है? हाँ ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन फिर वो ऑनलाइन का तरीका इस तरह से नहीं होगा, जैसे आप ये सॉफ्टवेयर अपडेटिंग रहेगी और ऑनलाइन में आपको कैमरा चालू रखते हुए परीक्षा देनी पड़ेगी। अब वो बोर्ड उसके लिए सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर रहा है कि कैमरा चालू रखिए, वो पेपर भेजेंगे, वो उसी कंडीशन में आप पेपर दें। ऑनलाइन होने की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये देखिए स्टूडेंट कम होने लगते हैं जब कोई नोटिस दिया जाता है, 50 हो गए, 49 हो गए, इस तरह फ्लक्चुएट क्यों होते रहते हैं। आपकी क्लास चल रही है, आप इस पेंडेमिक में आपके लिए इससे बेहतर विकल्प नहीं है। पिछले साल के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस बहुत कम चलती थी, हम वीडियो बनाते थे। तो ऑनलाइन पेपर भी होगा बिल्कुल, अगर ऐसे सिचुएशन फ्रूटफुल नहीं रही तो ऑनलाइन पेपर भी होगा। ये बोर्ड की जिम्मेदारी है, वो उसने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना शुरू कर दिया है।
अगले हफ्ते सर? आप लोगों का सिलेबस आ जाएगा कि फर्स्ट टर्म में क्या आना है और सेकंड टर्म में क्या आना है। ये मान के चलिए फर्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट टर्म में आना है। तो सर एनी अगर क्वेश्चन फ्रॉम एनी। सर हाँ, अगर पूछिए। टर्म 1 और टर्म 2 होगा तो सर जो टर्म 1 में एमसीक्यू आने वाले थे तो सर वो तो थ्योरी हाँ, बेस पे आएंगे ना, टर्म 2 में पूरा मिला के। टर्म ये तो ऐसा तो कोई अभी नोटिस आया नहीं कि थ्योरी बेस पर आएंगे। सर तो उन्होंने सर सिर्फ जो लिखा है कि कॉन्सेप्चुअल। हाँ, सर 1 से लेकर बोलो के तब मैं तो जो सीधा पूरा करूं। सर जो 1 से लेकर के हाँ 7 बोलिए। चैप्टर तक वो एमसीक्यू बेस पे आएगा तो सर ऐसा यही पूछ एक। टर्म हाँ, सर वो टर्म 2 में रहेगा तो पूरा जैसे बोर्ड का पेपर हमारा होता है उस पे लॉन्ग मतलब न्यूमेरिकल्स बड़े बड़े जैसे आते हैं तो वैसे ही 1 to हाँ, 7 टर्म चैप्टर 2 से में भी। तो सब आएगा। टर्म 2 में तो एमसीक्यू भी आएगा, लॉन्ग आंसर भी आएगा, शॉर्ट आंसर भी आएगा, लेकिन जो टर्म 1 का सिलेबस है वो टर्म 2 में नहीं आएगा। अगर पहले 7 चैप्टर आपके टर्म 1 में है तो वो पहले 7 चैप्टर टर्म 2 के एग्जाम में नहीं आएंगे। क्लियर कर लीजिए। ओके, हो गया क्लियर? यस सर। बताइए। और पढ़े? किसी बालिका को कुछ? हाँ, अस्मिता त्रिपाठी बोलिए, कुछ पूछना है? नहीं सर, क्वेश्चन पढ़े? अस्मिता सिंह चल रहा है। हाँ, तो पढ़िए अस्मिता त्रिपाठी। यस, स्टार्ट। The storage battery of a car has an EMF of 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और करना क्या है? पूछी गई है करंट आप लोगों से, और आप लोगों को निकालनी है नहीं, करंट ही है। अब देखिए बैक कैमरे से करके बताते हैं आप लोग। ये देखिए, ये ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है 12 वोल्ट और स्मॉल आर दिया हुआ है 0.4 ओम। ये दो चीज़ें दी हुई हैं। मैक्सिमम करंट मीन्स आई इक्वल टू ई बाई आर। तो ये 12/0.4, और जब 12/0.4 को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 30 एम्पियर। तो ये पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। ई इक्वल टू 12 वोल्ट, आर इक्वल टू 0.4 ओम, आई इक्वल टू ई बाई आर। तो ई की वैल्यू है 12 वोल्ट और स्मॉल आर की वैल्यू है 0.4 वोल्ट। तो ये 12/0.4 अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 30 एम्पियर आएगा। जल्दी लिखिए, फिर अगले अगले सवाल का नंबर लगाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। चलिए ठीक है, लिख लिया होगा, नहीं तो जब वीडियो जाएगा उसमें देख लीजिएगा। अब आप लोग दूसरा पढ़िए। मैं बच्ची के नाम ले रहा हूँ, वही पढ़ेगी दूसरा। दृश्य आप पढ़िए दूसरा। A battery हेलो of दृश्य। EMF. हाँ Hello. हाँ, पढ़िए। A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the internal voltage of the battery when the circuit is closed? देखिए इन्होंने क्या दिया है सवाल, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज गिवन। मतलब 3 ओम है और बैटरी का EMF 10 वोल्ट है। किसी सर्किट से आपने जोड़ा है जो करंट आपको 0.5 एम्पियर की दे रहा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब उस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, और व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज आपका क्या है। चलिए देखते हैं। अब ये बैक कैमरे से फिर देखिए, ये आपका
इस तरह से सर्किट है, ये बैटरी है और यहाँ ये ऐसे आपने इसको जोड़ा हुआ है, ये एक ही लाइन है, ये R है, ये E इक्वल टू 10 वोल्ट और यहीं लिख देंगे R इक्वल टू 3 ओम। I जो है I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सर्किट हमने आपके सामने बनाया हुआ है, ये कोई मेटेलिक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, ये बैटरी है, ये E जो है वो 10 वोल्ट है, दिखाई पड़ रहा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, जिससे करंट है I इक्वल टू 0.5 ओम। आपसे पूछा है R की वैल्यू और टर्मिनल वोल्टेज, ये दो चीज़ पूछी हुई है, R क्वेश्चन मार्क है और टर्मिनल पोटेंशियल वैल्यू। तो पहले इस सर्किट में टोटल करंट निकालते हैं। I का फार्मूला क्या होगा? I हमेशा होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF E हो गया ये R प्लस स्मॉल r, और तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ये R जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। सर्किट देखिए, स्मॉल r आपको दिया हुआ है, ये प्लस है बेटा, इसे मल्टीप्लाई ना समझ लेना, ये 0.5 है, E की वैल्यू है 10 वोल्ट और ये R नहीं मालूम है, ये प्लस है, ये 3 ओम। ज़रा इसको सॉल्व करिए आप लोग, सब लोग फिर से समझिए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है E इक्वल टू 10 वोल्ट, स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो है वो 3 ओम है, और ये जो करंट मिल रही है वो 0.5 ओम है। इसे हमने फिगर से दिखलाया है, ये R है, कोई वायर है, ये बैटरी लगी हुई है, EMF इज 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 3 ओम, करंट इज 0.5 एम्पियर। आपसे पूछा गया है कैपिटल R और V। तो करंट का फार्मूला होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF E, ये R प्लस R, वैल्यू रखी 0.5, 10 वोल्ट, R प्लस 3। जरा इसको सॉल्व करें तब हम आपको बताएं, जल्दी से सॉल्व करें। 23 17 कितना? 17 ओम। वेरी गुड, 17 ओम। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 17 ओम। अब आपसे पूछा है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब ये, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, मतलब टर्म पे वोल्टेज, ये होता है टर्मिनल वोल्टेज। मतलब आपको जब टर्मिनल वोल्टेज पढ़ाया गया था तो ये तो बताया था कि सेल में वायर जोड़ दीजिए तब जो होगा वोल्टेज वो टर्मिनल वोल्टेज, यानी V। सिंपल फार्मूला ओम्स लॉ से, ये देखिए V इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू है 0.5 और ये आप लोग बता रहे हैं 17, तो ये कितना हो गया 8.5 वोल्ट। फिर से एक बार टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब ये होता है सेल के प्लस और माइनस को किसी आप वायर से जोड़ दें तब जो वोल्टेज होता है वो टर्मिनल वोल्टेज, यानी इस मेटेलिक वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वही आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा। ये करंट आई जा रही है तो V हो जाता है आई आर, आई की वैल्यू 0.5, आर की वैल्यू 17, तो ये होगा 8.5 वोल्ट। तो इस तरह से आप लोग करेंगे। अब इन दोनों न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन, हाँ बोलो बच्चों, जिसे ना समझ में आया हो फिर आगे की बात हो। समय तेजी से चल रहा है, समय किसी के लिए ठहरता नहीं है, चाहे हम हो चाहे आप हो। टाइम एंड, एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये किसी के लिए नहीं इंतजार करती हैं, समय और लहरें। अब भाई ऐसे शांत ना बैठो, हाँ ना यस नो कुछ बोला करो, क्लास साइलेंट हो जाते हो। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोले अंकिता, आपने क्या, अर्पिता सिंह आपने क्या बोला? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, जिसको प्रॉब्लम हो वो बोले। चलिए जल्दी बोलिए। सर सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा दीजिए। हाँ
क्या बात है? सर सेकेंड वाला क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा दीजिए। 20 मिनट तक कर लेगा। आ रहे हैं, 20 मिनट बना रहे। हाँ बच्चों, 1 मिनट थोड़ा सा विद्यालय काम। हाँ, क्या खुशी सिंह क्या कह रही हैं, बोलिए। सर सेकेंड वाला क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा दीजिए। सेकंड वाला एक बार आप पढ़िए, क्या है क्वेश्चन। A battery of EMF 10 volts and internal resistance 3 ohms is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit इसमें is दो चीज़ें closed? पूछी हैं, ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है और दूसरा पूछा जा रहा है टर्मिनल पोटेंशियल। एक बैटरी को आपने किसी वायर से जोड़ा हुआ है। ये फिगर फिर से आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये फिगर आपके सामने है। ये आपका ध्यान से जहाँ पेन है, ये वायर है, ये बैटरी है, इसका EMF 10 वोल्ट है, ये 3 ओम है। करंट जा रही, करंट की वैल्यू दी है आपसे, कैपिटल R और V पूछा है। E जो होता है वो टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो EMF तो 10 वोल्ट है, और जब टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो R और स्मॉल r को जोड़ दोगे, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। ये वैल्यू सॉल्व कराइए तो आप ही लोगों ने 17 ओम बताया है। फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये V आपको दिखाई पड़ रहा है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको ऐसे ही बताया था कि जब भी किसी सेल के टर्मिनल पे कोई आप क्लोज्ड सर्किट कंडीशन यानी कोई वायर जोड़ते हैं, उस समय जो पोटेंशियल होता है उसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो V = IR, सीधा फार्मूला। I की वैल्यू 0.5 ओम, R की वैल्यू 17, ये हो गया 8.5 वोल्ट। और कोई दिक्कत हो तो पूछें आप लोग। नो सर। हाँ पूछिए, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, तीसरा, चौथा और क्वेश्चन कर लेंगे, थर्ड और फोर्थ। कोशिश सिंह अपना माइक ऑफ कर लीजिए। यस सर। यस सर कर लेंगे। तो इसमें कितने क्वेश्चन है एडिशनल से पहले, बताइए स्मिता त्रिपाठी। आवाज नहीं आ रही आपकी। अर्पिता यादव, आप बताइए कितने क्वेश्चन है। 8 कितने? 13। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग करिए। अगला टर्न मंडे को है, फिर बताएंगे। अब चौथा चैप्टर क्या दिया हुआ है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। थोड़ी सी इस पर डिस्कशन कर लें। ये देखिए, कहीं बच्चे ये बीच बीच में छोड़ के चले क्यों जाते हैं? 50, 55, ये क्या माजरा? अटेंडेंस देने के लिए पढ़िए। और खुशी सिंह, अपने माइक को बेटा ऑफ कर लो, आपने अभी तक ऑफ नहीं किया, इसलिए आवाज़ कुछ बच्चों को हो सकता हो कि वाइब्रेशन मोड में चली जा रही हो, तो थोड़ा बंद कर लें आप लोग। जो पूछने के बाद सिर्फ मेरा माइक चालू रहे और सबका माइक बंद रहे, सबका कैमरा चालू रहे। तो आज का होमवर्क है कि डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। एडिशनल नहीं लगाना है, क्योंकि वैसे भी अब CBSE ने अपने मार्किंग स्कीम को बदल दिया है। 90 मिनट में जान आप अंदाजा लगे कितने क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, बताइए रिया गुप्ता। 90 मिनट में कितने क्वेश्चन, कुछ आइडिया है आपको? इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 90। हाँ 90 मिनट, 90 तो नहीं पूछे, बहुत फास्ट हो जाएगा। तभी भी 60 से 70 के बीच में बोर्ड एक रेशियो ले सकता है। 60 से 70 क्वेश्चन पूछेगा, 90 तो बेटा कंपटीशन में ही आएंगे। तो ये सब उसी कंपटीशन की तैयारी का ही प्रयास है। इसमें कोविड से उतना लेना देना नहीं है जितना आपका कंपटीशन तैयारी। आगे आप लोग नीट देंगे, तमाम सारी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, आगे का फ्यूचर जो है वो OMR शीट का ही है। OMR शीट पे ही पेपर होगा आपका, ये भी CBSE का।
तो आज का होमवर्क है कि एक्सरसाइज जो मतलब सॉरी तो मैथ में बोलना चाहिए, एक्सरसाइज जो चैप्टर 3 है इसके क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। और चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये है आपका चैप्टर 4। देखिए, जब चार्ज रेस्ट में था तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, और जब चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। लेकिन जब चार्ज मोशन में आता है तो वो मैग्नेटिज्म भी बनाता है। जब चार्ज, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये है 10th में एक हेडिंग। क्योंकि एक दिन मैं 10th की क्लास में गया था तो मैंने यही पढ़ाया था, इसलिए मुझे याद है कि 10th में है ये ओरेस्टेड, OR, मैं साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी में लिखिए, हो सकता है कुछ लोगों को ध्यान आ जाए। ORESTED एपॉस्ट्रोफी S, ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। तो किसी बालिका को ध्यान आ रहा है 10th में क्या था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट? सर, जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो नीडल को ले जाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। कौन बोल रहे हैं? अनन्या? Yes, कौन बोल रही है, अनन्या की और कोई? सर, अनन्या। हाँ, फिर से बोलिए जरा। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्क्राइब ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, सही है तुम्हारा। देखिए, ओरेस्टेड वाज द फर्स्ट साइन, इसको लिखिए बल्कि कॉपी में, जब नोट्स भेजेंगे तब लिखिए भी, कॉपी पे ऑनलाइन में बैठिए लिखिए। ओरेस्टेड was the first scientist which discovered Oersted was the first scientist which discovered the magnetic effect of the current or magnetic nature of the current or magnetic nature of the current. He placed a magnetic needle. He placed a, के बाद बोल दीजिए। एक मिनट बोल रहे हैं बेटा। He placed a magnetic needle, MAGNETIC. He placed a magnetic needle in the neighborhood, NEIGHBOUR, neighborhood of current carrying conductor, and observed the behavior of magnetic needle. Under following conditions, observed the behavior of magnetic needle under following conditions. Under following conditions. Number 1, increasing or decreasing the value of current. नंबर 2, changing the direction of the current.
changing the direction of the current. Changing the direction of the current. रिया शुक्ला पढ़िए, मैंने क्या लिखवाया अब तक? स्टार्टिंग से सर। हाँ, स्टार्टिंग से बोले। Oersted experiment. Oersted was the first scientist with of the current. He placed a magnetic needle in the neighborhood of current carrying conductor and observed the behavior of the magnetic following condition. First, increasing or decreasing the value of current. Second, changing the direction of the changing the direction of the current. अब आगे लिखिए, he observed following fact, मतलब उसको following, पहला फैक्ट क्या मिला? on changing the direction of the current, पहला है on changing the direction of current in the circuit, the direction of needle, the direction of magnetic needle, ये ज़्यादा बेटर है, the direction of magnetic needle also changes. हाँ, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, on changing the direction of the current, the direction of magnetic needle also changes. हाँ, तो पहला पॉइंट क्या है, जरा पढ़िए आप। अनन्या त्रिपाठी पढ़ो बेटा, पहला पॉइंट क्या लिखवाया है? On changing the current in certain direction of needle also changes. हाँ, नंबर 2 लिखिए। दूसरा, द डिफ्लेक्शन इन, जिनके माइक खुले हुए हैं वो बंद कर लें, नहीं तो आवाज इको होना शुरू हो जाएगी। इस टीचमेंट की यही है, पे तुरंत बताता है ये। द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल, the deflection of the magnetic needle is directly proportional to the intensity of current. The deflection of the magnetic needle is directly proportional to the intensity of electric current. मतलब ये है कि करंट को अगर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन भी होगा, ज़्यादा होगा, और अगर करंट को घटाओगे तो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन भी कम होगा। तो ध्यान से सुनिए अब सारी बातें। पूरे एक्सपेरिमेंट में ऑरस्टेड ने ये ध्यान दिया कि मैग्नेटिक निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो करंट पर बेस है। अगर आप करंट बढ़ा रहे हो तो डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, करंट घटा रहे हो तो डिफ्लेक्शन घट रहा है। अगर करंट की डायरेक्शन भी बदल देते हो तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल जाती है। अब उसने क्या दिया, क्या थ्योरी बताई कि मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड पर बेस होता है, इसलिए जो करंट मूव कर रही है कॉइल में वो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाती तो किसी भी तरह का मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन ना होता, वो घटता बढ़ता नहीं, वो चेंज नहीं होता। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बाय एनी साइंटिस्ट विच प्रूव्स दैट
This is the first experiment by any scientist which proves that the motion of charges produces magnetism. Motion of charges produces magnetism. Any doubt in this theory? जिस किसी को डाउट हो वो बेटा पूछ सकता है. हाँ सर, जो आप लास्ट में बोले बोले अभी को फिर से बोल दे. यस सर. लास्ट में तो यही बताया है कि ये जो ऑब्जर्वेशन था उस पर ऑरस्टेड ने यही बताया कि मैग्नेटिक निडल में जो डिफ्लेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड से होता है, और ये जो डिफ्लेक्शन है ये करंट पर बेस है. करंट बढ़ाने पर डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है निडल में, और करंट घटाने पर डिफ्लेक्शन घट रहा है. करंट की डायरेक्शन बदल देने से भी डिफ्लेक्शन चेंज हो जा रहा है. तो इस तरीके से जो डिफ्लेक्शन है वो पूरे रूप से करंट की जिम्मेदार है, और जो करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तभी डिफ्लेक्शन होगा. यही इस एक्सपेरिमेंट का सारांश था. और कोई डाउट हो तो बच्चों बताओ. अब क्लास समाप्त होने जा रही है. चलिए, बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड. आप लोगों ने पढ़ा ऑनलाइन क्लास को, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, 55 लोग थे आज, अब 49 हो गए हैं. जो नहीं पढ़ रहे उनको प्रेरित कीजिए. और ये मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर में बोर्ड पेपर ले लेगा. आप लोग चाहे जैसे रहें, देयर विल बी ए पेपर फ्रॉम CBSE बोर्ड, and you have to enroll yourself in that paper, and you have to appear in that paper by any mode, whether it is online or offline. Paper will be conducted at any cost. So good luck to all of you and be prepared. हाँ सर, सब लोग बोल रहे हैं कि 19 जुलाई से स्कूल खुलने वाला है. अभी तो ऐसा कोई सूचना है नहीं. खुलेगा तो अच्छी बात है. स्कूल तो चलेगा ही. जब स्कूल इस ऑनलाइन चला रहा है तो स्कूल क्लास नहीं चलाएगा. वो तो चलेगा जब जैसा ऑर्डर आएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.